हाय एवरीवन, दिस इज़ पूजा। आई होप सो आप सभी कोई अच्छे से होंगे और पढ़ाई करते होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। एंड वंस अगेन वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। जैसा कि हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ रहे थे, अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याएं, तो आज जो हमारा टॉपिक है आप देख सकते हैं 2.6 उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हम लोग को आज ये पढ़ना है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका थ्योरी यानी कि जो थ्योरी पार्ट है वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा। इसका अजम्पशन भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जब तक थ्योरी नहीं समझोगे और अजम्पशन क्लियर नहीं होगी, ग्राफ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनोगे, देखोगे और मैं बोलूँगी। अगर आपके पास बुक है, मैं फिर से बता देती हूँ एक बार, SVBD का पब्लिकेशन मैं बुक फॉलो कर रही हूँ 2020 का। अगर पुरानी बुक है आपके पास, किसी और भी पब्लिशर की बुक है, डजेंट मैटर, आप उसे गो थ्रू कर सकते हो। बट किताब लाइन बाय लाइन पढ़िए और मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनो, समझो, देखो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। यहाँ पे देखो, प्रोडक्शन का मतलब तो पहले बात क्लियर, उत्पादन है, किसी चीज़ का उत्पादन करना। और पॉसिबिलिटी, जैसा कि पॉसिबिलिटी से क्लियर है, इसका हिंदी यहाँ बोल भी चुका है, संभावना मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, संभावना बनती है यहाँ पे, लेकिन 100% आप ये बोलोगे कि हो ही जाए तो वो भी 100% श्योरिटी नहीं है। तो आप देखोगे उत्पादन संभावना वक्र हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग जो कर्व है वो डेरिवेशन करेंगे ग्राफ पर। जैसे कि आप क्लास 9-10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते होंगे, निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो आपने पढ़ा होगा 9-10 में मैथमेटिक्स में हमारा। तो वही ग्राफ हमको यूज़ करना है। बट थोड़ा सा किताब में क्या होता है कि डायरेक्टली एक फिगर बना के दे देते तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, मैं बस आप समझ जाओ वही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा है। ठीक है, वो मैं पूरा बोर्ड पे बताऊंगी एक एक चीज़। ठीक है, लेकिन आप जान जाओ कि ये कर्व है, एक वक्र है, कोई लाइन जो है आपकी वो लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगी, राइट से लेफ़्ट की ओर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एक लाइन जाएगी, मूव करेगी। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, उत्पादन संभावना वक्र इस विश्लेषण पे आधारित है। ये एक विश्लेषण है, तो किस विश्लेषण पे आधारित है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित है। ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और इस चैप्टर में खास करके इस वर्ड का मैं बोली थी, बार बार नहीं 1000 बार रिपीट होगा कि हमारा जो साधन है वो क्या है, सीमित है। ये तो तुम गांठ बांध लो कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। किंतु उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं असीमित है। जो उत्पादित की जाती हैं उसकी वो जो वस्तु होती है वो क्या होती है, असीमित, क्योंकि हम मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती हैं, असीमित होती हैं। फलतः अर्थव्यवस्था को साधनों के वैकल्पिक उपयोगों के बीच चयन करना पड़ता है। और इसके चलते क्या होता है कि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारे पास हम लोग पढ़ा भी है, 3 प्रणाली की अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक है, तो ये जो तीनों प्रणाली की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को साधनों के वैकल्पिक उपयोगों के बीच एक चुनाव करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा मूव करती हूँ मैं बुक को, इधर थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखोगे इस प्रकार वस्तुओं के उत्पादन के अनेक विकल्प अर्थव्यवस्था के सामने आते हैं, जिन्हें अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना कहते हैं। इससे से क्या होता है कि जो वस्तु का जो उत्पादन है उसके अनेक विकल्प आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके माइंड में आएगा कि मेरे को अरहर दाल लगाना है, कि मसूर दाल लगाना है, कि मेरे को चना दाल लगाना है। ठीक है, या तो मेरे को कपड़ा का मतलब कॉटन की खेती करनी है, कि मेरे को गेहूँ उगाना है, कि मेरे को चावल उगाना है। आपके पास वस्तु उगाने की या उत्पादन करने की, देखो यहाँ सामने बहुत सारा विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था के सामने आते हैं, जिन्हें अर्थव्यवस्था के उत्पादन संभावनाएं कहते हैं। यदि इन उत्पादन संभावनाओं को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उनके द्वारा बनने वाली रेखा को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। इन उत्पादन संभावनाओं को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाए
तो उनके द्वारा बनने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। तो किन के बारे में, कौन से उत्पादन संभावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं? तो जो भी वस्तु का उत्पादन होता है उसके अनेक विकल्प होते हैं अर्थव्यवस्था के सामने, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। अभी हम एक बॉक्स आप देख सकते हो, ध्यान दे करके लिखा हुआ है, उत्पादन संभावना वक्र वस्तुओं एवं सेवाओं के ऐसे सभी संभव संयोगों को प्रदर्शित करता है जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकी ज्ञान के साथ उत्पादित किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है? कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा कि एक ऐसा आपको जो भी हमारे पास साधन है, पूंजी है, हमारे पास श्रम है, हमारे पास भूमि है, हमारे पास उद्यमी है, जो भी हमारे पास साधन है, उस साधन से, ठीक है ना, उस साधन से इतना बेहतर आप एक संभव संयोग बनाइए, इतना बेहतर आप बनाइए, इतना अच्छा प्रदर्शित कराइए उसको, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाइए, कोई अच्छी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध जो भी संसाधन हो और जो भी तकनीकी का ज्ञान है उसके साथ आप उत्पादित किया जाए, उसके साथ आप क्या कर सकते हो? प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे एक डेफिनेशन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, सैमुअल्सन के अनुसार। इकोनॉमिस्ट थे सैमुअल्सन, इनका हमने शुरू में चैप्टर 1 में हमने डेफिनेशन भी पढ़ा था। थोड़ा सा स्क्रीन को और बड़ा कर देते हैं, डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो उन्होंने क्या कहा, इसको भी जानना ज़रूरी है। कभी कभी मान लो आपसे पूछ देगा डेफिनेशन के रूप में, तो आप वहाँ पे कोट कर देना कि सैमुअल्सन के अनुसार ये चीज़ें कही गई हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, ठीक है। तो उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। मैं इसको फिर से समझा देती हूँ, देखो क्या बोलता है। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो वक्र है, एक ऐसा वक्र है जहाँ पर दो वस्तु आपको दिखेगा। ऐसे तो रियल ज़िंदगी में दो वस्तु नहीं होगी, अनेक वस्तु होंगी, लेकिन क्योंकि हमको ग्राफ के द्वारा बताना होता है तो हमारी मजबूरी होती है, हम इकोनॉमिस्ट की मजबूरी होती है हमें समझाने के लिए क्योंकि किताब में आपके अगर मैं बहुत सारे वस्तु लूँगी तो ग्राफिकल आप देखिएगा, आप एक x डिराइव करोगे, एक y डिराइव करोगे। तो एक x में आपने एक वस्तु ले ली, y में आपने दूसरी वस्तु ले ली, और आप तीसरी वस्तु लोगे तो फिर डिराइव कैसे करोगे? पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है ना, वहाँ पे आप वहाँ पे ग्राफ नहीं बन पाएगा। तो मजबूरी है, उस बेस पर यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट है, इवन आपको भी लिखना पड़ेगा, पूरी दुनिया इस पे चल रही है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जो भी दो वस्तु है या जो भी सेवाएं हैं, दो सेवाएं, ठीक है, उसी के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा या उसी के बीच में एक संयोग या संभावना कोशिश की जाती है बनाने की, ठीक है। उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है ना, और अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था में दिए हुए, जो भी अर्थव्यवस्था में जो भी साधन दिया गया है, जो भी अर्थव्यवस्था में तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या करना है कि दोनों का कॉम्बिनेशन आपको इतना अच्छा लेना है जिससे कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभावना या संभव हो जाए, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में बोला हुआ, बट मैं इंग्लिश रिपीट नहीं करूँगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार उत्पादन संभावना वक्र उन दो या दो से अधिक वस्तुओं के, क्योंकि रियल ज़िंदगी में तो दो वस्तु के बारे में बात होगी नहीं, हाइपोथेटिकली हम बुक्स में हमारी मजबूरी है पढ़ना, ठीक है। तो रियल ज़िंदगी में तो दो से अधिक वस्तु होती है, लेकिन क्योंकि ग्राफ आप डेरिवेट करोगे तो वहाँ पे आपको दो ही वस्तु पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला उन दो या दो से अधिक वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाली रेखा है जिन्हें एक उत्पादन संस्थान या अर्थव्यवस्था में दिए हुए संसाधनों और तकनीकी ज्ञान, ध्यान देना इस चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है यहाँ पे, अर्थव्यवस्था में दिए हुए संसाधनों और तकनीकी ज्ञान, इसको आप इस्तेमाल करते हैं और एक कुशलतम, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं दो वस्तु का अधिकतम लाभ के लिए, ठीक है, के द्वारा एक समय विशेष पर उत्पादित किया जाता है। एक समय का एक विशेष समय होता है, उस पर आप, ऐसा थोड़ी है कि आप बारिश में गेहूँ उगा लोगे, ऐसा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल,
ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि कॉटन आप उगा लोगे तो आप कॉटन का जो कपड़ा है या धागा जो है वो आप झारखंड बिहार में बना लोगे। आपको मैं बता दूं, अगर उसकी फैक्ट्री लगा दी जाए बिहार में तो कभी ज़िंदगी में नहीं बनेगा, क्योंकि उसको उस टाइप का वेदर चाहिए, जो धागा जो है उस टाइप का उसको ह्यूमिडिटी चाहिए होगी, वो चीज़ को बिहार में नहीं मिलेगा। समझ में, जो महाराष्ट्र में उसको मिलता है, ठीक है, जो गुजरात में उसको मिलता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक समय विशेष पर उत्पादित किया जाता है। अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ता है। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ता है। दिस इज़ 110% फैक्ट। देखो, संसाधन तो हमारे पास सीमित है, संसाधन यानी कि ज़मीन जो है हमारे पास वो तो सीमित है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। अब उसी में आपको बोला जा रहा है कि दो वस्तु को आप उगाइए या दो वस्तु को आप प्रोडक्शन करिए। तो आप अगर चाहते हो कि जो सेकंड वाला वस्तु है उससे हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा फ़ायदा है हमको, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, पहली वस्तु को घटाना पड़ेगा, पहली वस्तु का प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। यहाँ तक पहली वस्तु के प्रोडक्शन को आप जीरो भी कर दीजिएगा, तभी ना दूसरी वाली बहुत हाई लेवल पर प्रोडक्शन जाएगी, हाई लेवल पे उत्पादन जाएगा। तो इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। यही कारण है कि उत्पादन संभावना वक्र का झुकाव ऊपर से नीचे दाहिनी ओर होता है। दिस लाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और तुमको एग्जाम में ये कोट भी करना है और ये पूछता भी है। सब इकोनॉमिक्स का टेक्निकल वर्ड है। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसी के कारण, क्योंकि एक वस्तु को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु को कम करना पड़ता है, इसके चलते मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है नीचे की ओर झुकता है। कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर दाहिनी ओर होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो आप देखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे पिक्चर दिखा दूँ, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का आपकी किताब में बुक बना हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर झुक रहा है, किस ओर, दाहिनी ओर। समझ में आ रही है बात, दायां साइड में, राइट साइड में, किधर, लेफ्ट से कहाँ जा रहा है, ये राइट साइड में। ये सब मैं बताऊंगी कि ग्राफ में किस साइड लेफ्ट होता है, किस साइड राइट होता है। बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं, से मैं बता दूंगी, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक सबको समझ में ये लाइन आया होगा जो मैंने अभी बताया। अब देखो यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एजम्पशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स तुम पढ़ रहे हो, और माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिद्धांत, यानी कि सिद्धांत दैट इज़ प्रिंसिपल के बारे में ज़्यादा आपको सिखाया जाएगा, ज़्यादा बताया जाएगा। लॉ, नियम, रूल के बारे में आपको बताया जाएगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस रूल पे काम करेगा, प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम किस रूल पे काम करेगा, डिमांड, सप्लाई, पूर्ति, कैसे कैसे रूल हैं, किस नियम पे ये काम करते हैं। तो जो जहाँ पर नियम आएगा वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एजम्पशन लेना है। तो खुद से एजम्पशन नहीं ले सकते हैं आप वहाँ पे, क्योंकि आप कोई पीएचडी करके नहीं बैठे, या मैंने कोई पीएचडी नहीं किया, मैंने कोई रिसर्च नहीं किया हुआ है, मैंने कोई बहुत बड़ी किताब नहीं लिख डाली है, ठीक है ना। ये जो एजम्पशन है, किसी इकोनॉमिस्ट ने किसी टाइम में रिसर्च किया, स्टडी किया, समझा और एक नतीजे में पहुंचा कि ऐसा अगर हम मान्यता रखते हैं, ऐसा अगर अजम्पशन रखते हैं तो ये केसेस होंगे। समझ में आ रही है बात। तो आप जो आगे अभी पढ़ने जा रहे हो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, ये जो ग्राफ हम पढ़ेंगे, ये पूरा ग्राफ एक एजम्पशन पर बेस्ड है, एक मान्यता पर बेस्ड है, और वो मान्यता आपको आना चाहिए, वो आपको एजम्पशन अच्छे से मालूम, जो मान्यताएं जो होंगी आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए एकदम। और वो अगर 4 चीज़ बोला है तो 4 चीज़ तो होना ही होना है, हर हाल में होना है, उसको आप इग्नोर करके, अनदेखा करके नहीं चल सकते, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ भी सकता है कि उत्पादन संभावना वक्र की क्या क्या मान्यताएं हैं। 2 मान्यताएं बताइए, 3 मान्यताएं बताइए, 3 एजम्पशन बताइए, तो आपको
एकदम सॉलिड वही सेम पॉइंट लिखना है अपने मन से। बाबू इकोनॉमिक्स में एजम्पशन नहीं लिख सकते, इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल। यहाँ पे अपने दिमाग से हटा देना जो हम लोग क्लास 9-10 में बोलते हैं बच्चों को या छोटे बच्चों को बोलते हैं कि अपने शब्दों में लिखना, अपने शब्दों में नहीं चलेगा यहाँ पर। ये अगर पॉइंट बोला है उत्पादन के साधनों के स्थिर एवं सीमित मात्रा, तो आपको ये लिखना है। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो 4 है, उस 4 को हम आज के वीडियो में, आज के क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो मैंने अभी जस्ट पढ़ा, उत्पादन के साधनों की स्थिर एवं सीमित मात्रा, वर्ड पर बहुत ध्यान देना। फिक्स्ड एंड लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन के जो साधन है नंबर 1 वो क्या है? स्थिर हैं, वो क्या है? फिक्स्ड हैं। ये नहीं कि अभी तुमने कुछ कर दिया बाद में तुमने कुछ और कर दिया, ठीक है। अभी तुम 1 एकड़ ज़मीन पे खेती करना चालू कर दिया और बस 1-2 दिन में क्या होता है कि बगल वाला भी खेत में काम चालू कर दिया और वहाँ से प्रोडक्शन करके बोलते देखो हम इतना प्रोडक्शन उगा ली। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर 1 एकड़ पे बात स्टार्ट की थी तो वो 1 एकड़ पे ही रहना चाहिए, वो थोड़ा सा भी मीटर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये स्थिरता यहाँ पे बात हो रही है। दूसरा है सीमित मात्रा। अगर आपने मात्रा सीमित ले ली है, एक अगर आपने फिक्स्ड लिमिटेड आपने क्वांटिटी ले ली है, तो बस ये नहीं कि बीच में आपने फ्लैक्सिबल कर देना है उसको, वो फिर गलत हो जाएगा। फिर तो तुमने तो फिर गड़बड़ी कर दिया। तुमने जो मान्यताएं हैं इसको तुमने गड़बड़ कर दिया। वो मान्यताएं जो यहाँ पे बोली जा रही है कि तुम्हें स्थिर एवं सीमित मात्रा लेना है, किसका? साधन का, जिस चीज़ का आप उत्पादन करने जा रहे हो। बीच में आगे पीछे या बीच में ऊपर नीचे कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। फिक्स एंड लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या कहता है? उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर रहेगी हमेशा, परंतु सीमित मात्रा में उन्हें एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग से हस्तांतरित किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपने साधन लिया है वो तो स्थिर रहेगी। अगर आपने साधन लिया है, मान लीजिए आपने जो ज़मीन ली है वो 1 एकड़ ज़मीन ली है, तो वो 1 एकड़ ज़मीन वहाँ पे स्थिर रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, उसको ना घटाना है ना बढ़ाना है। अगर आपने क्लियर कर लिया कि श्रम जो मेरा यहाँ पे रहेगा 10 श्रम रहेगा, जो श्रमिक मेरे जो हैं, जो मेरे लेबर जो रहेंगे वो 10 रहेंगे। अब 10 से आपको 8 नहीं करना है, ना ही आपको 12 करना है, वो 10 के 10 ही रहने चाहिए अगर आपने ले लिया है तो। ये आपके माइंड में क्लियर हो गया। उत्पादन के साधनों की मात्रा क्या होगी? स्थिर होगी, परंतु सीमित मात्रा में उन्हें एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग से हस्तांतरित किया जा सकता है। कहने का मतलब है आपने 2 गुड्स के बीच में काम करना है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो कि उसी 10 लेबर को आप दूसरा प्रयोग में आप ज़्यादा इस्तेमाल कर दो और पहला प्रयोग में कम इस्तेमाल कर दो। अगर आपने 1 एकड़ ज़मीन ली है तो मान लीजिए 80% ज़मीन आपने दूसरे प्रयोग में आपने इस्तेमाल कर दिया, 20% जो ज़मीन है वो पहले प्रयोग में इस्तेमाल कर दिया। लेकिन ज़मीन तो भाई 1 ही एकड़ है यहाँ पे और लेबर भी कितना है? 10 ही है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अजम्पशन, ठीक है। ये पूरी दुनिया में मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, मतलब माय डियर स्टूडेंट, पूरी दुनिया में यही अजम्पशन चलेगी। ऐसा नहीं है कि तुम अगर इंडिया में पढ़ रहे हो तो यहाँ कुछ और हो गया, और अगर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो तो कुछ और पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो क्लास 12 के माइक्रो इकोनॉमिक्स में, आई एम टेलिंग यू इट इज़ यूनिवर्सल। आप जो भी पढ़ते हैं ये यूनिवर्सली आप सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहीं भी जाओगे, किधर भी जाओगे, टीचर आपको यही पढ़ाएंगे। किसी भी किताब में उठा के देख लो, आपको यही पढ़ाएंगे। हाँ, थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है, मतलब कुछ कुछ किताबों में यहाँ पे से 4 अजम्पशन दिया है, किसी किताब में 5-6 कर देंगे, बट ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे किताब में आपको मिल जाएंगे। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर में हम लोग मूव करते हैं। सेकेंड कहता है कि उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग, फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। देखिए यहाँ पे इस वर्ड को भी बहुत ध्यान से देखोगे। 1 मिनट, छोड़ नहीं सकती। अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। नाउ सी जस्ट लिटिल देखोगे यहाँ पे फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। यहाँ पे देखो क्या है कि जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है, राइट, जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है उसका आप
मैक्सिमम आपको क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है। जैसे एग्जांपल में, जैसे नींबू हमारे पास होता है, लेमन, ठीक है, तो अगर आप उसको निचोड़ते हो तो आप तो पूरा का पूरा उसमें से जो भी रस होता है, जो भी एलिमेंट होता है, वो तो पूरा आप निकालते हो उसमें से। तो जस्ट लाइक दैट, उसी के तरह आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास साधन है उसका फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कीजिए अपने जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है। कहने का मतलब, सपोज हम वेरी सिंपल, आई एम गिविंग टू एग्जांपल, आपके मोबाइल में जो भी डेटा है 1.5 GB, 1.5 GB आपके पास डेटा है या 2 GB डेटा है पर डे आपको मिलता होगा, जो जैसा आपने रिचार्ज कराया होगा उसके बेस पे, राइट, या फिर किसी का 1 GB मिलता होगा, सपोज दैट। तो आप अगर स्टूडेंट हो तो एक स्टूडेंट का काम क्या है कि अपने 1 GB डेटा का वो सिर्फ अपने पढ़ाई पे वो खर्च करे, अपने दिमाग को तेज करने में, अपने ब्रेन को तेज करने में उस डेटा का इस्तेमाल करे, क्योंकि वो जो डेटा है आपके लिए क्या है, रिसोर्सेज है, उस पर आपका पैसा खर्च होता है, राइट। तो उसका आपको क्या करना है, पूरा का पूरा इस्तेमाल करना है, ना कि आप क्या करिए 1 GB डेटा है तो उसमें से क्या किया आपने 30 या 40% आपने पढ़ाई करी और रेस्ट आपने क्या करा कि मूवी देख लिया, गाना देख लिया, समथिंग टिकटॉक लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियोस, व्हाट्सएप एंड ऑल यू हैव डन। तो इस तरह की जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो फिर आपने एक स्टूडेंट का जो बेस जो मकसद हो गया वो तो आपने फुल्ली नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, राइट। तो फिर आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे अपनी इकोनॉमिक्स में भी है, अपनी अर्थव्यवस्था में है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी साधन, जो भी, जैसे ज़मीन हमारा है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास जो पूंजी है, उस पूंजी का, उस लेबर का, उस ज़मीन का, या हमारे पास जो उद्यमी हैं जिनके पास दिमाग है, इनोवेटिव आइडियाज़ है, उनका पूरा का पूरा पूर्ण एवं कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जाए। हर हाल में ये चीज़ होना चाहिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि 1 एकड़ ज़मीन में हमको काम करना है, 10 लेबर मेरे पास है, तो आप 10 लेबर से काम करवाइए। ये नहीं कि 2 लेबर बैठ के गप्पे मार रहे हैं, ठीक है। आपने 1 एकड़ ज़मीन में क्या किया, 20% ज़मीन में कुछ लगाया ही नहीं, कुछ यूज़ ही नहीं किया, 80% ज़मीन में आप यूज़ कर रहे हो, तो वैसे काम नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है थर्ड जो हमारा है यहाँ पर, स्थिर तकनीक यानी कि कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने, सेकेंड तो हमारा हो गया इंपॉर्टेंट, थर्ड जो हमारा स्थिर तकनीक, अगर आपने, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उत्पादन कैसे किया जाए, तो वहाँ पे हमने 2 चीज़ पढ़ा था। एक था हमारा लेबर इंटेंसिव, दूसरा था हमारा कैपिटल इंटेंसिव। हमने पढ़ा था लेबर इंटेंसिव में कि अगर हम लेबर की मात्रा यहाँ पे क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, और कैपिटल का जो मात्रा होगा वो क्या होगा, कम होगा, यानी कि मशीन की जो रेशियो होगी वो कम होगी, लेबर की रेशियो ज़्यादा होगी। सपोज दैट मशीन वहाँ पे 30% यूज़ हो रहा है, लेबर वहाँ पे 70% यूज़ हो रहा है, राइट, वो मेरा लेबर इंटेंसिव हो गया। कैपिटल इंटेंसिव में क्या हमने पढ़ा था कि कैपिटल यानी कि मशीन की जो मात्रा होगी वो वहाँ पे ज़्यादा होगी, लेबर वहाँ पे कम होगा। मान लो सपोज दैट मशीन मेरा वहाँ पे 60% हो गया, 70% हो गया, लेबर मेरा 30% हो गया। ये चीज़ें 2 हमने पढ़ा था, कैसे उत्पादन करना है। यही चीज़ यहाँ पे आ रहा है। अगर आपने तकनीक, जो भी तकनीक है वो आपने जो भी शुरुआत में ले ली, जैसे कि 1 एकड़ ज़मीन में हमको जो भी काम कराना है, अगर शुरुआत में हमने डिसाइड कर लिया कि हमको ट्रैक्टर से सारा काम कराना है, तो पूरा काम आपको ट्रैक्टर से, मतलब मशीन तकनीकी से आप काम करवाइए, ठीक है। अगर आपने शुरू में ही डिसाइड कर लिया कि नहीं हमको लेबर के द्वारा काम कराना है, तो वो चीज़ें अंत तक रहनी चाहिए। या फिर आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमको 50% मशीन का यूज़ करना है, 50% हमको लेबर के यूज़ करना है, तो वो लास्ट तक रहना चाहिए। वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है कि कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, उत्पादन की तकनीक स्थिर है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया। एंड द लास्ट पॉइंट इज जो मैंने कहा था कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं हैं और लेकिन इसको हम लोग ग्राफ में मतलब कि शो नहीं कर सकते, ग्राफ में हम लोग दिखा नहीं सकते। हमारे पास ग्राफ में ओनली 2, आपका एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है। आप दिखाओगे ही, तो हॉरिजेंटल वर्टिकल की वजह से हम केवल 2 वस्तु को ही ले सकते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, 2 गुड्स,
यहाँ देखोगे कि अध्ययन के सरलता की दृष्टि से यह मान लिया गया है कि अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुओं या वस्तुओं के दो संयोगों यानी कि टू सेट ऑफ गुड्स का उत्पादन किया जाता है, जैसे गेहूं तथा कपड़ा, या पूंजीगत वस्तु तथा उपभोक्ता वस्तु। कहने का मतलब देखो क्या है, क्योंकि मैं फिर से बोल दूंगी, वर्ल्ड में तो भाई गुड्स की कमी नहीं है, लाखों करोड़ों गुड्स हैं, काउंट ही नहीं कर सकते आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अध्ययन की सरलता की दृष्टि से इस लाइन को ध्यान से देखो और इसको आप एग्जाम में कोट भी करिएगा। स्टडी करने के पर्पस से, स्टडी को इजी बनाने के दृष्टि से हम ये मान लेते हैं, मान लिया गया है कि अर्थव्यवस्था में कितने वस्तु हैं, केवल दो वस्तु हैं। ये मानना पड़ेगा, मैंने बोला ना आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, मानना पड़ेगा। और ये तुम और मैं नहीं कर रहे हैं, जो रिसर्चर्स थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये करके चले गए और उसी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और पूरी दुनिया में इसी चीज़ को पढ़ाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप एसबी बड़ी पब्लिकेशन पढ़ रहे हो और आप जैक बोर्ड में या बिहार बोर्ड में हो तो आप पढ़ रहे हो, सीबीएसई बच्चा भी यही पढ़ेगा, सारे लोग यही पढ़ने वाले, ठीक है। तो दो वस्तु को आपको मानना है या वस्तुओं के दो संयोगों यानी कि इसी का टू कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अगर आप गेहूं की मात्रा को बढ़ा देते हो तो कपड़ा की मात्रा वहाँ पे घटेगी, अगर कपड़े की मात्रा बढ़ा देते हो तो गेहूं की मात्रा घट जाएगी। रीज़न क्यों, साधन लिमिटेड है, साधन यहाँ पे क्या है, लिमिटेड है। तो पूंजीगत वस्तु या उपभोक्ता वस्तु, सपोज दैट अगर आप कैपिटल गुड्स को बढ़ा देते हैं तो आपको कंज्यूमर गुड्स घटाना पड़ेगा, अगर कंज्यूमर गुड्स को घटाते हो तो कैपिटल गुड्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि रिसोर्सेज मेरे पास लिमिटेड है और उस रिसोर्सेज में मुझे दो गुड्स का कॉम्बिनेशन लेना है, लेकिन हमको ये देखना है कि किस गुड से मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है, किस गुड से मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ऑब्वियसली आप उस गुड्स को ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे और दूसरे वाले गुड्स को क्या करोगे, कम प्रोडक्शन करोगे। यहाँ तक कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि पहले गुड्स को या फिर दूसरे गुड्स को वो जीरो लेवल पे चला जाएगा और दूसरा गुड्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा। एक जीरो हो गया मतलब एक का बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, एक का हम ज़बरदस्त प्रोडक्शन कर रहे हैं। समझ में आई बात। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, साथ ही साथ हमने पढ़ा उसके अजम्पशन क्या। मैं फिर से बोलूँगी, अजम्पशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार इसको पढ़ोगे, ठीक है। वीडियो को हम तो बोलेंगे डाउनलोड कर लिया करो, ऑफलाइन आपका आराम से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद जितना हो सके 2-3 बार इसको सुना करो, दैट इज़ गुड फॉर यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं और साथ ही साथ कर्व। लेकिन हाँ, पहले मैं इसको थियोरेटिकली पढ़ा दूंगी, उसके बाद मैं बोर्ड पे काम करूंगी, ठीक है ना, वाइट बोर्ड पे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।